गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाखोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। अपन चल रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में इससे पहले 2 वीडियो आ चुके हैं। पहले वीडियो में अपन ने बात की थी सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व में इतिहास की और उसके संगठन की, और दूसरे वीडियो में बात की थी अपन ने सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को मोटे तौर पर हम 3 भागों में बांटते हैं: प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में शामिल है या क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। इससे पहले के वीडियो में अपन ने क्षेत्राधिकार में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किया था, जिसमें प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार और प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार, इसके अलावा दूसरा बिंदु जिसमें अपीलीय क्षेत्राधिकार भी शामिल था, इसकी अपन चर्चा कर चुके हैं। आज इस श्रृंखला को अपन आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी बात करेंगे जो प्राय चर्चा में रहता है, और वो मुद्दा है कॉलेजियम सिस्टम। ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है, इसके बारे में जानना आज आप सबके लिए बहुत ही आवश्यक है, इसलिए अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। और आपसे निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जो है सर्वोच्च न्यायालय। एक बीच में एक बात करेंगे अपन विशेष अदालतों की व्यवस्था की। समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के माध्यम से इस प्रकार की विशेष अदालतें गठित की जाती रही है। 1984 ईस्वी में आतंकवादी क्षेत्र विशेष अदालतें अध्यादेश द्वारा आतंकवादियों पर मुकदमा चलाने हेतु विशेष अदालतें गठित की गई। क्योंकि 1984 में अपने भारत में, विशेष रूप से पंजाब में आतंकवादी गतिविधियां सर चढ़कर बोल रही थी, बहुत बुरी तरह से पंजाब अशांत हो रखा था। इसलिए इन आतंकवादियों के लिए अलग से विशेष अदालतें गठित करने के लिए भारतीय संसद ने एक कानून बनाया अध्यादेश के माध्यम से, आतंकवादी क्षेत्र विशेष अदालतें अध्यादेश। इसके माध्यम से केवल और केवल आतंकवादियों पर मुकदमा चलाने हेतु विशेष अदालतें गठित की गई है। इसकी अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश करता है। यानी कि ये जो आतंकवादियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु विशेष अदालतें गठित की गई थी, इनकी अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश करेगा, और इस अदालत के निर्णय के विरुद्ध अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। याद रखिएगा, ऐसे किसी भी प्रकार के मुकदमे की या निर्णय की अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में नहीं होती। यदि जिला न्यायालय कोई निर्णय देता है तो उसकी अपील उच्च न्यायालय में होती है, और उच्च न्यायालय यदि निर्णय देता है तो उसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में होती है। क्योंकि ये विशेष अदालत है जो इस 1984 के अध्यादेश द्वारा गठित की गई है। इस अदालत द्वारा दिए गए निर्णय की अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। ये एक विशेष, चूंकि विशेष व्यवस्था है, इसलिए इस विशेष व्यवस्था के तहत यही व्यवस्था की गई है कि यदि जिला एवं सत्र न्यायाधीश की वो अदालत जो आतंकवादियों के हेतु विशेष रूप से गठित की गई है, यदि वो कोई निर्णय देती है तो उसकी अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तीसरा है इसका परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श देने का भी अधिकार प्रदान करता है। राष्ट्रपति विधि या तथ्य के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। जब कभी भी राष्ट्रपति के सामने ऐसी विकट परिस्थिति पैदा हो जाए, या ऐसी कोई समस्या आ जाए, विधि का कोई प्रश्न आ जाए, या ऐसे ही किसी मामले पर, संवैधानिक मामले पर, विधि के मामले पर, या कोई तथ्य के मामले पर राष्ट्रपति को कानूनी परामर्श की आवश्यकता हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, ये याद रखिएगा। भले ही सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति ने कोई परामर्श मांगा हो, लेकिन उस परामर्श को देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय बाध्य नहीं है। वो परामर्श देने से इनकार भी कर सकता है, और ऐसा एक मामला 1994 में आ भी चुका है। अभी इसकी चर्चा करेंगे।
अनुच्छेद 143(2) संविधान के लागू होने से पूर्व किसी संधि या समझौते के संबंध में उठे विवाद पर राष्ट्रपति द्वारा परामर्श मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने को बाध्य है। अभी अपने ऊपर बात की कि यदि राष्ट्रपति किसी विधि के प्रश्न पर, किसी तथ्य के प्रश्न पर, किसी संवैधानिक मसले पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगता है तो सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, वो इनकार कर सकता है। लेकिन अनुच्छेद 143(2) में एक क्लोज जोड़ा गया है, उसमें यह कहा गया है कि संविधान के लागू होने से पूर्व यानी कि 26 जनवरी 1950 से पूर्व किसी संधि या समझौते के संबंध में उठे विवाद पर राष्ट्रपति द्वारा परामर्श मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने को बाध्य। यही एकमात्र ऐसा इलाका है, यही एकमात्र ऐसी बात है, ऐसा तथ्य है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने से इनकार नहीं कर सकता। बाकी अन्य मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने से इनकार कर सकता है। और इसमें कौन से मामले आएंगे? इसमें 1947 से 1950 के मध्य भारत सरकार व देशी रियासतों के मध्य उत्पन्न विवाद आते हैं। 1947 से 1950 के बीच में चूंकि भारत स्वतंत्र तो हो चुका था लेकिन संविधान लागू नहीं हुआ था, और इस दौरान यदि भारत सरकार के मध्य और देशी रियासतों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है और उस विवाद के संबंध में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगता है तो सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने से इनकार नहीं कर सकता, उसको इस समय परामर्श देना ही होगा। परामर्श स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर। यदि राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी प्रकार का परामर्श मांगा है और सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी परामर्श दिया है, परामर्श चूंकि परामर्श होता है, राष्ट्रपति के द्वारा उस परामर्श को मानना या न मानना वो उसके विवेक पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति परामर्श को स्वीकार भी कर सकता है और परामर्श से इनकार भी कर सकता है, यानी परामर्श को मानने से इनकार कर सकता है। 1994 ईस्वी में बाबरी मस्जिद विवाद पर मांगे गए परामर्श को सर्वोच्च न्यायालय ने ठुकरा दिया था। 1994 में जब बाबरी मस्जिद विवाद उत्पन्न हुआ था, उस समय जब सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति ने बाबरी मस्जिद के संबंध में कि उक्त स्थान पर बाबरी मस्जिद थी या मंदिर था, तो उस पर जब परामर्श मांगा गया था तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस परामर्श को देने से इनकार कर दिया था। इसका तात्पर्य यह निकलता है कि सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने को बाध्य नहीं है, केवल अनुच्छेद 143(2) के क्लोज को छोड़कर। अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शीय अधिकार नहीं है, केवल भारत, कनाडा व ब्रिटेन में ही यह अधिकार प्रदान किया गया है। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इनके सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श देने का अधिकार नहीं है, केवल भारत, कनाडा और ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय को ही परामर्श देने का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला है अभिलेख न्यायालय, अनुच्छेद 129। ये क्वेश्चन अभी रीट में भी पूछा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है, तो वो अनुच्छेद 129। इसके दो आशय है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय, इसका क्या तात्पर्य निकलता है? पहला, इस न्यायालय के अभिलेख सब जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे, प्रस्तुति पर इसकी प्रमाणिकता के विषय में संदेह नहीं किया जाएगा। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का जो रिकॉर्ड है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अब तक जितने भी निर्णय दिए गए हैं, वो निर्णय अपने आप में एक कानून है, अपने आप में एक साक्ष्य है, अपने आप में एक सबूत है। यदि वो कहीं पर भी प्रस्तुत किया जाता, किसी भी अदालत में, चाहे जिला अदालत में, चाहे उसके अधीनस्थ अदालत में, चाहे उच्च न्यायालय में, उसकी प्रामाणिकता के संबंध में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक रिकॉर्ड अपने आप में एक नजीर होता है। और इसका दूसरा आशय है, इस न्यायालय द्वारा न्यायालय अवमान के लिए दंड दिया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति ने, किसी संस्था ने, किसी अधिकारी ने न्यायालय की अवमानना की है, उसके आदेशों का उल्लंघन किया है, आदेश मानने से इनकार किया है, किसी की आलोचना की है, तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने के कारण से उस व्यक्ति या अधिकारी को न्यायालय अवमान के लिए दंड देने का अधिकार भी दिया गया है। अगला है मूल अधिकारों का रक्षक, अनुच्छेद 139। अनुच्छेद 139 भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्रत्येक भारतीय को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का रक्षक बनाता है।
अनुच्छेद 32(1) इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता है, क्योंकि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों से संबंधित है और अनुच्छेद 32(1) में यह कहा गया है कि जितने भी प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए उन अधिकारों को लागू करना, उन अधिकारों की रक्षा करना और उनके उल्लंघन पर व्यक्ति को राहत पहुंचाना सर्वोच्च न्यायालय का दायित्व है। इसका मतलब जहां पर मौलिक अधिकारों का सवाल आता है, प्रश्न आता है, वहां पर सर्वोच्च न्यायालय को ही उत्तरदायी ठहराया गया है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित कार्रवाई करता है। जो भी समस्या आती है उनके संबंध में, मौलिक अधिकारों के संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय ही एकमात्र ऐसा अधिकारी है जो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करता है। वो क्या कार्रवाई करता है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए 5 प्रकार के रिट निकाल सकता है। अलग अलग समय पर, अलग अलग परिस्थिति में जब ऐसा लगता है कि मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है, तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वो 5 अलग अलग तरह की रिट निकालकर व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। ये कौन सी रिट है? पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश, तीसरी प्रतिषेध, चौथी उत्प्रेषण और 5वीं अधिकार पर्चा। एक बार संक्षिप्त रूप में बतला देता हूं। बंदी प्रत्यक्षीकरण उस समय जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को अवैधानिक रूप में बंदी बनाया गया होता है। ऐसी स्थिति में जब ये रिट जारी की जाती है तो संबंधित व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर भीतर निकटस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है ताकि न्यायालय जान सके कि बंदी बनाए जाने के कारण उचित है या नहीं। परमादेश के द्वारा किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए कहा जाता है। प्रतिषेध द्वारा किसी कार्य विशेष पर रोक लगाई जा सकती है या अपने अधीनस्थ न्यायालय को कार्य करने या किसी मामले की सुनवाई करने से रोका जा सकता है। उत्प्रेषण के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय से कोई मामला सर्वोच्च न्यायालय अपने पास मंगवा सकता है और अधिकार परीक्षा का रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति अवैधानिक रूप से किसी ऐसे पद पर कार्य करने लगता है जिस पर कार्य करने का उसको अधिकार नहीं होता। तो ये 5 प्रकार की जो रिटें हैं ये उस समय जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। चलिए अब बात करते हैं। ये तो था सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। हमने देखा सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को मोटे तौर पर 5 भागों में डिवाइड किया गया, 5 भागों में विभाजित किया गया। पहला प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा अपीलीय, तीसरा परामर्शदात्री, चौथा था अभिलेख न्यायालय के रूप में और 5वां था मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में। अब अपन बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे जो आजकल प्राय चर्चा में रहता है, वो है कोलेजियम सिस्टम, परामर्श एवं कोलेजियम प्रणाली पर विवाद। जब किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में जब नियुक्त किया जाता है तो हमारा संविधान ये कहता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसका मतलब कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श प्राप्त करेगा। तो ये परामर्श क्या है, परामर्श से कैसे विवाद उत्पन्न हुए और कोलेजियम सिस्टम कैसे बना, इस पर अपन चर्चा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित प्रावधानों में परामर्श शब्द की अलग अलग व्याख्या की है। अलग अलग समय में सर्वोच्च न्यायालय के सामने विवाद आए, मुद्दे आए और उनके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने इस परामर्श को जो राष्ट्रपति द्वारा किसी व्यक्ति को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए मांगा जाता है, उस परामर्श की क्या व्याख्या की है। पहला, प्रथम न्यायाधीश मामला 1982। ये सर्वोच्च न्यायालय के सामने जो विवाद आए हैं उन विवादों की बात कर रहे हैं। एक विवाद आया था प्रथम न्यायाधीश विवाद 1982। इसमें क्या कहा गया? इसमें न्यायालय ने कहा कि परामर्श का अर्थ सहमति नहीं है और इसका अर्थ सिर्फ विचारों के आदान प्रदान से है। यानी कि परामर्श का मतलब यह है कि वो सिर्फ परामर्श होता है। जब सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देता है राष्ट्रपति को तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसने उसको पूर्णतया सहमति प्रदान की है। या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने अधीनस्थ न्यायाधीशों से परामर्श मांगता है तो बाकी अधीनस्थ न्यायाधीश उससे सहमत है या नहीं है, इसका कोई औचित्य नहीं है। परामर्श होता है और वह केवल विचार होता है और उस विचार को स्वीकार करना मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। द्वितीय न्यायाधीश मामले 1993 में
न्यायालय ने अपने पहले फैसले को पलट दिया और परामर्श शब्द का अर्थ सहमति के रूप में परिवर्तित कर दिया। यानी कि जो 1982 में पहला मामला आया था, प्रथम न्यायाधीश मामला, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि परामर्श होता है, सहमति से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन द्वितीय न्यायाधीश मामला जो 1993 में आया था, यह एक विवाद है, द्वितीय न्यायाधीश विवाद। इस मामले में 1993 में न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो प्रथम न्यायाधीश मामले में जो निर्णय दिया था कि परामर्श सिर्फ परामर्श होता है, उसको बदल दिया और यहां पर कह दिया कि परामर्श का अर्थ सहमति है। यानी कि परामर्श तभी होगा जब वो उसके साथ सहमति के साथ प्रदान करे। इसका अर्थ समझिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जब अपने अधीनस्थ न्यायाधीशों से परामर्श मांगता है तो वो सारे के सारे सहमत होने चाहिए। या जब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श मांगता है तो राष्ट्रपति को जो प्राप्त परामर्श है उससे राष्ट्रपति को पूर्णतया सहमत होना चाहिए। यहां पर परामर्श का अर्थ पूर्णतया सहमति माना गया और प्रथम न्यायाधीश मामले में परामर्श का अर्थ केवल परामर्श या विचार माना गया, न कि सहमति। तृतीय न्यायाधीश के मामले 1998 में न्यायालय ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपनाई जाने वाली परामर्श प्रक्रिया के लिए न्यायाधीशों के सम्मिलित परामर्श की आवश्यकता होती है। यहां पर एक नई चीज पैदा हो गई तृतीय न्यायाधीश विवाद में जो 1998 में आया था। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा अपनाई जाने वाली परामर्श प्रक्रिया के लिए न्यायाधीशों के सम्मिलित परामर्श की आवश्यकता होती है। यानी कि मुख्य न्यायाधीश अकेला परामर्श नहीं दे सकता, बल्कि वो अपने कुछ वरिष्ठ साथियों से परामर्श प्राप्त करके सहमति के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श प्रदान करेगा। तो यहां पर एक जो ये लिखा गया कि सम्मिलित परामर्श, और ये सम्मिलित परामर्श जो शब्द था इसी से ही निर्माण होता है कॉलेजियम सिस्टम का। इस सम्मिलित परामर्श का तात्पर्य निकाला गया कि मुख्य न्यायाधीश अकेला परामर्श नहीं देगा, बल्कि वह अपने अधीनस्थ 4 न्यायाधीशों से जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उनसे परामर्श प्राप्त करेगा और उस परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श प्रदान करेगा। और जब कॉलेजियम सिस्टम पैदा हो जाता है तो उसके पश्चात यह आया कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने अधीनस्थ 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से लिखित में परामर्श प्राप्त करेगा और लिखित में ही राष्ट्रपति को परामर्श देगा। तो इस प्रकार से ये जो 3 मामले आए थे, इन्हीं 3 मामलों से कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत होती है। मुख्य न्यायाधीश की एकमात्र राय परामर्श प्रक्रिया का गठन नहीं करती है। यानी कि केवल मुख्य न्यायाधीश, अकेला ही मुख्य न्यायाधीश परामर्श नहीं दे सकता, क्योंकि अकेले राय से एकमात्र एक व्यक्ति की राय से परामर्श प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती। इसका मतलब परामर्श का जो सिस्टम है, जो कॉलेजियम है, जो एक समिति है, वो अकेले व्यक्ति से गठित नहीं होती। उन्हें उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के एक कॉलेजियम से परामर्श करना चाहिए। इसका मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश वरिष्ठतम 4 व्यक्तियों के कॉलेजियम से, वरिष्ठतम 4 न्यायाधीशों के कॉलेजियम से, यानी कि उसके एक समिति कह लीजिए, उस समिति के परामर्श को प्राप्त करके ही राष्ट्रपति को परामर्श देगा। यदि 2 न्यायाधीश भी विपरीत राय देते हैं तो उसे सरकार की नियुक्ति की सिफारिश नहीं भेजनी चाहिए। यानी कि मुख्य न्यायाधीश जब अपने 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श मांगता है और 4 में से 2 एक तरफ होते हैं, 2 एक तरफ होते हैं, किसी व्यक्ति के नाम पर सहमत नहीं होते, आधे सहमत होते हैं, आधे असहमत होते हैं, तो ऐसी स्थिति में मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को या सरकार को न्यायाधीशों के नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं अपनानी चाहिए, ना ही सिफारिश की जानी चाहिए। अदालत ने माना कि परामर्श प्रक्रिया के मानदंडों और आवश्यकताओं का अनुपालन किए बिना भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई सिफारिश सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। यानी कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम बना है, जिसमें भारत का मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश है, जो ये 5 व्यक्ति कुछ नामों पर सहमत हो तभी सरकार को उनकी नियुक्ति हेतु परामर्श भेजना चाहिए। यदि कोई भी असहमत है तो ऐसी स्थिति में कॉलेजियम को सरकार को सिफारिश नहीं भेजनी चाहिए, और यदि असहमति के बावजूद भी मुख्य न्यायाधीश सरकार को परामर्श भेज देता है तो सरकार ऐसे परामर्श को मानने के लिए बाध्य
नहीं है। कहने का तात्पर्य ये कि कॉलेजियम में सारे के सारे व्यक्ति उन नामों पर सहमत होने चाहिए, तभी सरकार उन नामों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति या स्थानांतरण के लिए मानने को बाध्य होगी, अन्यथा नहीं। कॉलेजियम प्रणाली, कॉलेजियम सिस्टम की अपन चर्चा करेंगे। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत तृतीय न्यायाधीश मामले के माध्यम से हुई थी और यह वर्ष 1998 से चलन में। अभी अपन ने बात की कॉलेजियम प्रथम न्यायाधीश मामला आया था 1982 में, द्वितीय न्यायाधीश मामला आया था 1993 में और तृतीय न्यायाधीश मामला आया था 1998 में। ये जो कॉलेजियम सिस्टम है इसकी शुरुआत तृतीय न्यायाधीश मामले 1998 से हुई। यह तथ्य याद रखिएगा। यह प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो पूछा भी जा सकता है किसी भी प्रकार की परीक्षा में, विशेष रूप से IAS, RS और कॉलेज लेक्चरर या स्कूल लेक्चरर की भर्ती प्रक्रिया में यह सवाल अवश्य पूछा जा सकता है कि कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत किससे होती है। पहली बात, यह शुरुआत होती है तृतीय न्यायाधीश मामले से, और दूसरी बात, इसका चलन होता है 1998 से। यह तथ्य याद रखिएगा। इसका उपयोग उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्तियों स्थानांतरण के लिए किया जाता है। कॉलेजियम का उपयोग कब किया जाता है? जब उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी हो या न्यायाधीशों का स्थानांतरण करना हो, यानी कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में न्यायाधीशों का स्थानांतरण करना हो या हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी हो, तब कॉलेजियम सिस्टम से परामर्श मांगा जाता है और उस परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति कार्य करता है। भारत के मूल संविधान में या संशोधनों में कॉलेजियम का कोई उल्लेख नहीं है। भारत का जो मूल संविधान जो 1950 में लागू हुआ, जिसमें अभी अपन ने चर्चा की कि संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया, इनमें कहीं पर भी कॉलेजियम सिस्टम का कोई उल्लेख नहीं। और अब तक जितने भी संवैधानिक संशोधन हुए, उन संवैधानिक संशोधनों में भी कॉलेजियम सिस्टम का कोई उल्लेख नहीं है। कॉलेजियम प्रणाली एवं NGSC, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की कार्य प्रणाली। NGSC मतलब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट कमीशन, NGSC। और कॉलेजियम प्रणाली क्या है, इनकी कार्य प्रणाली क्या है, इस पर अपन चर्चा करेंगे। कॉलेजियम केंद्र सरकार को वकीलों या न्यायाधीशों के नाम प्रस्तावित करता है। कॉलेजियम यानी कि जो 5 व्यक्तियों से मिलकर कॉलेजियम बनता है, एक तो मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, ये वकीलों और न्यायाधीशों के नाम न्यायाधीश के रूप में पदस्थापित करने और स्थानांतरण करने के लिए नाम प्रस्तावित करता है। इसी प्रकार केंद्र सरकार भी अपने कुछ प्रस्तावित नामों को कॉलेजियम को भेजती है। यानी कि केंद्र सरकार भी यदि किसी व्यक्ति की नियुक्ति न्यायाधीश के रूप में या किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में करना चाहे, तब भी सरकार ऐसी सिफारिश कॉलेजियम को भेजती है। यानी कि सरकार भी कॉलेजियम को सिफारिश भेजती है और कॉलेजियम अपने स्तर पर निर्णय कर परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को प्रेषित करता है न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए और न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए। कॉलेजियम केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नामों या सुझावों पर विचार करता है एवं अंतिम अनुमोदन के लिए फाइल सरकार के पास भेज देता है। जो नाम सरकार ने प्रस्तावित किए उनके ऊपर कॉलेजियम विचार करता है, और इसके अलावा कॉलेजियम यदि किसी व्यक्ति को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करना चाहता है या किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण करना चाहता है, तो उन विचारों पर, उन नामों पर विचार करके उन नामों को सुझाव के साथ अंतिम अनुमोदन करने के उपरांत वो उन नामों को सरकार के पास भेज देता है। यदि कॉलेजियम फिर से उन्हीं नामों को पुनः भेजता है तो सरकार को उन नामों पर अपनी सहमति देनी होगी। यानी कि यदि एक बार कॉलेजियम ने कुछ नाम सरकार के पास नियुक्ति हेतु या स्थानांतरण हेतु भेजे और सरकार ने यदि वापस भेज दिए और न्यायालय पुनः या कॉलेजियम पुनः उन्हीं नामों को वापस भेजता है, तो सरकार उन नामों पर सहमति देने हेतु बाध्य। अब वह उन नामों को ठुकरा नहीं सकती। लेकिन जवाब देने के लिए समय सीमा नहीं है। यही कारण है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में लंबा समय लग जाता है। जो कॉलेजियम जो नाम भेजता है सरकार को नियुक्ति के लिए और स्थानांतरण के लिए, क्योंकि इन नामों पर सरकार कितने दिनों में, कितने समय में विचार करेगी, अंतिम फैसला कब तक करेगी,
कब तक उनको नियुक्ति या स्थानांतरण किया जाएगा, इसके लिए कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया और इसी कारण से न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में और न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मामले में एक लंबा समय लग जाता है। ये एक्चुअल में देखा जाए तो कार्यपालिका और न्यायपालिका की टकराहट को या गतिरोध को प्रदर्शित करता है। 99वें में संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2014 के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को बदलने हेतु राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम की स्थापना की गई थी। यानी कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम जो था ये काफी विवादित हो रहा था, इसको समाप्त करने के लिए और न्यायाधीशों की नियुक्ति पूरी तरह से सरकार अपने हाथ में लेने के लिए 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा एक एनजीएसी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करने की चेष्टा सरकार के द्वारा की गई थी। 99वें संविधान संशोधन किया गया और एनजीएसी की स्थापना कर दी गई। किसके लिए? न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करने के लिए और न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण अपने हाथ में लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने ये निर्णय किया था। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम प्रणाली को बरकरार रखा और एनजेएससी को इस आधार पर असंवैधानिक ठहराया कि न्यायिक नियुक्ति में राजनीतिक कार्यपालिका की भागीदारी मूल संरचना के सिद्धांतों अर्थात न्यायपालिका सत्ता के खिलाफ थी। यानी कि जो एनजीएससी की स्थापना की गई थी इसको सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहराते हुए इसको समाप्त कर दिया। यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय देता है कि ये कानून या ये कार्य या ये संवैधानिक संशोधन ये संविधान के विरुद्ध है, तो ऐसी स्थिति में उक्त कार्य अपने आप ही स्वतः ही समाप्त हो जाता। तो ये जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी इसको सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक ठहराया और असंवैधानिक इस आधार पर ठहराया कि न्यायिक नियुक्ति में यानी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में राजनीतिक कार्यपालिका की भागीदारी, यानी कि जो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद, चूंकि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में प्रधानमंत्री भी शामिल होने वाला था, गृह मंत्री भी शामिल होने वाला था, विधि मंत्री भी शामिल होने वाला था। तो ये जो मंत्री गण शामिल होने वाले थे, चूंकि ये केवल संविधान ये कहता राष्ट्रपति ही नियुक्ति करेगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श करके, और इस एनजीएससी के माध्यम से जो कार्यपालिका थी, राजनीतिक कार्यपालिका, उसकी भी भागीदारी हो रही थी। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया और उसने ये कहा कि राजनीतिक कार्यपालिका की भागीदारी जो संविधान का मूल ढांचा है उसके विरुद्ध है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के भी विरुद्ध है। और इसी कारण से कॉलेजियम सिस्टम आज भी बना हुआ, आज तक बना हुआ है और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग ने कार्य नहीं किया। एक छोटी सी बात और करेंगे, तदर्थ न्यायाधीश। जब सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सत्र को आयोजित करने या जारी रखने के लिए स्थायी न्यायाधीशों के कोरम गणपूर्ति की कमी होती है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश एक अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। यह तभी होता है जब किसी मामले की सुनवाई करने के लिए कोरम पूरा नहीं हो रहा। अपन ने शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली की चर्चा की है कि कोई भी संवैधानिक प्रश्न होता है तो कम से कम 5 न्यायाधीशों की सुनवाई के लिए एक पीठ का गठन होता है। कम से कम 5 न्यायाधीश उसकी सुनवाई करेंगे, ज्यादा भी कर सकते हैं, 5 के अलावा 7 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं। जब किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय में विवाद को सुनने की प्रक्रिया चल रही है और कोरम नहीं हो रहा, गणपूर्ति नहीं हो रही, यानी जितने न्यायाधीश होने चाहिए उतने न्यायाधीश नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में, कमी होने की स्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश कुछ अस्थायी अवधि के लिए, कुछ समय के लिए राष्ट्रपति से परामर्श करके तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, केवल कुछ समय के लिए। वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श और राष्ट्रपति के पूर्ण सम्मति के बाद ऐसा कर सकता है। मान लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय में किसी व्यक्ति की कमी है, आवश्यकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय पूरे भारत में जितने भी उच्च न्यायालय हैं, 24 उच्च न्यायालय हैं, उनमें से किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वो तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। नियुक्ति से पूर्व उस भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लेना होगा या उसकी सहमति लेनी होगी और राष्ट्रपति की भी सहमति लेनी होगी। मान लीजिए कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय और भारत का मुख्य न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय से किसी न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करना चाहे तो उसको सबसे पहले
राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश से सहमति लेनी होगी और उसके उपरांत राष्ट्रपति से सहमति लेनी होगी, तभी वो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। जिस न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो हर कहीं से भी उठाकर किसी व्यक्ति को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, उसमें वो योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने के लिए योग्य हो। यदि कोई भी कमी है तो उसको तदर्थ न्यायाधीश से नियुक्त नहीं किया जा सकता। तदर्थ न्यायाधीश का यह दायित्व है कि वह अपने अन्य दायित्वों की तुलना में सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में भाग लेने को अधिक वरीयता दे। यानी जो इस व्यक्ति को भी तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है उसका ये दायित्व है, उसका ये कर्तव्य है कि उसके जो अन्य कर्तव्य है, जो अन्य कार्य है, जो हाईकोर्ट में वो जिन मामलों की सुनवाई कर रहा है उसमें भी सबसे ज्यादा प्राथमिकता सर्वोच्च न्यायालय को दे। सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होना, सर्वोच्च न्यायालय के लिए जिस कार्य के लिए उसको तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया गया है उन मामलों की सुनवाई करना, वो उनको प्राथमिकता देगा, न कि अन्य कार्यों को। ऐसा करते समय उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सभी अधिकार क्षेत्र, शक्तियां और विशेषाधिकार और पद त्याग प्राप्त होते हैं। यानी कि जो अधिकार और जो शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त होती है वही अधिकार और शक्तियां उस समय तदर्थ न्यायाधीश को भी प्राप्त होती है, चाहे वो किसी राज्य के उच्च न्यायालय में क्यों ना हो, वो उस समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो आज अपन इतना ही करेंगे, इस कड़ी को और आगे बढ़ाएंगे। अभी भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, रोस्टर ऑफ मास्टर का मामला अभी भी बचा हुआ है, हम इसको अगले वीडियो में देखेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें या मुझसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, तब तक के लिए धन्यवाद।